आइए हम लोग अब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण उसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम कल इसका देखे थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका देख चुके थे और आप लोग कहे थे कि आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग देखेंगे तो उसको समझेंगे लोग। तो आइए हम देखते हैं लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अनेकों प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है रासायनिक अभिक्रिया भी अलग अलग स्टेप पर आपको पढ़ना पड़ता है। तो हिसाब से हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें मान लीजिए आप लोग का पहला इसका रासायनिक अभिक्रिया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिएगा इसका डिफिनीशन अगर हम लिखे तो डिफिनीशन लिखने में आपका टाइम का हम लोग के पास अभाव है, तो आवाज से ही कोशिश कीजिए कि आवाज से ही आप लोग डिफिनीशन लिखने की कोशिश कीजिएगा, डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो। नहीं तो यहाँ पर हम डिफिनीशन आप लोग का इसका परिभाषा बताएंगे भी और आपका उदाहरण सहित इसको समझाएंगे भी। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आवाज पर ध्यान दीजिएगा लोग, तो आप आराम से लिख सकते हैं। पहले तो देखिएगा इसको कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन मतलब आप नहीं जानते हो कि संयोजन यानी कि जुड़ा। तो अगर हम लोग को अगर इसका परिभाषा लिखने के बोलते या पूछ दे, ये आप लोग को क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इसका उदाहरण देकर पूछ देगा कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हम लोग कल एक ऑब्जेक्टिव में देखे थे, या तो इसका परिभाषा पूछ देगा। तो हम लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसका पहला आता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अगर आपका इसका लिखना चाहते हैं परिभाषा तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लिखिए तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए प्रतिफल या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया यानी कि संयोजित करना यानी कि अलग अलग बिखरा है उसको एक जगह इकट्ठा करना, ठीक। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु या यौगिक परमाणु अणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजित अभिकार का होता है, संयोजित होकर एक नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं। अगर उदाहरण हम लोग देखें, अगर इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुने होंगे लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जब आपके जल के साथ अभिक्रिया करता है, H2O जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आप लोग को बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग बुझा हुआ चूना या भाखड़ा चूना, इसको हम लोग बोलते हैं लोग काली चूना। तो इसको याद रखिएगा लोग कि जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछना होता है किस प्रकार पूछ देगा, इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया दे देगा और आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया के कुछ नाम देगा, उसमें से कहेगा कि ये दी गई हुई रासायनिक अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखिए काली चूना और हाइड्रोजल दोनों संयोजित होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं लोग, आगे आते हैं लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया
वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग का इसका नाम से ही देख रहे हैं कि वियोजन, वियोजित होना, टूटना, वियोजित होता है। तो इसको याद कर सकते हैं लोग कि इसको भी याद करते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक टूटकर छोटे यौगिक टूटकर प्रतिफल के रूप में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण करते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आप इसका परिभाषा आप चाहते हो लिखने को तो लिख सकते हैं। लिखिएगा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक टूटकर प्रतिफल के रूप में दो या दो से अधिक अणुओं या यौगिकों का निर्माण करती है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है? तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं ना कि ये किस प्रकार से आप लोग का वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग इसको देखें तो आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का नाम तो अवश्य सुने होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम अवश्य सुने होंगे। जब इसको उष्मा दिया जाता है, हीट किया जाता है, इसको उष्मा दिया जाता है तो ये आपको टूटता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है। और कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर आप लोग का काली चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग का इसका समीकरण इक्वेशन भी संतुलित है, तो काली चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की रासायनिक, जब देखिएगा कि एक बड़ा से यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहा है या दो से अधिक छोटे यौगिकों का निर्माण कर रहा है, तो वहाँ पर हो रहा है वियोजन यानी टूटना, वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, अपघटित हो रहा है। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया आप लोग का कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग का कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटकर दो नए यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का संयोजन का उल्टा वियोजन। संयोजन में संयोजित करेगा यानी कि दो यौगिक संयोजित करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करेंगे, या दो परमाणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेंगे या अणु का निर्माण करेंगे। जैसे में यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो अणु दोनों संयोजित करके आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर संयोजित हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन संयोजित होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर, यही इसी को जब हम तोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में टूट रहा है, तो ये वियोजित हो रहा है। यानी कि जब अभिकारक एक बड़ा यौगिक हो और टूटकर प्रतिफल के रूप में छोटे यौगिक का निर्माण करे, तो अभी उसमें हो रहा है वियोजन की क्रिया। और जब आप लोग का अभिकारक छोटे यौगिक हो, यौगिक हो, अणु हो या परमाणु हो, ठीक है, ये तो हम लोग का परमाणु या अणु है। तो ये जब ये छोटे अणु परमाणु हो या यौगिक हो आप लोग का जोड़कर प्रतिफल के रूप में एक बड़े यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग का 3 नंबर में इसको देख ले तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसको आप लोग देखिएगा तो इसमें क्या होता है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का होता है, इसका नाम से विस्थापित क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। ये इसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसे तत्व है, जैसे कोई ऐसे तत्व या कोई ऐसे परमाणु
जो अधिक क्रियाशील है दूसरे परमाणु से तो क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। विस्थापित यानी कि उसको हटा देता है, उसके बदले में वे आ जाता है खुद। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण सहित भी इसका परिभाषा भी देखेंगे। तो देखिए विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, तो इसका अगर जो हम लोग इसका अगर परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे लोग कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लोग, जैसे मैं ये आप लोग का जेडन जिंक का आप लोग का संकेत है जेडन, ये कॉपर ऑक्साइड है CuSO, आप लोग का ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड CuSO4। यहाँ पे देखिएगा लोग कि ये तो जिंक है, जिंक हम लोग जानते हैं ना कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रिया मतलब अधिक क्रियाशील होता है। तो आप लोग अभी परिभाषा में ही देखें कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके यानी कि यहाँ से इसको हटाकर एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, तो इसको इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं लोग विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिएगा लोग, कॉपर से आप लोग का जिंक अधिक क्रियाशील होता है। याद रखिएगा लोग, कॉपर के तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है। तो ये जिंक क्या करेगा, आप लोग को कॉपर को विस्थापित करे यानी कॉपर को इसके स्थान से हटा देगा। तो जिंक सल्फाइड आप लोग का कॉपर सल्फाइड है, तो आप लोग का जिंक कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर बनाएगा जिंक सल्फेट। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो जिंक द्वारा कॉपर का होगा विस्थापित हो जाएगा और विस्थापित होकर जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा यानी कॉपर क्या करेगा, हटा देगा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि देखिएगा आपको उदाहरण के रूप में सिर्फ आप लोग का समझा ये नहीं है कि खुद यही आप लोग समझ रहिएगा लोग, तो आप किसी भी प्रकार का अभिक्रिया लेकर दे तो आप लोग पूरा मतलब समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर यौगिक में कॉपर था, यौगिक में क्या है, कॉपर है। जिंक यहाँ पर अकेला है, जिंक सिर्फ इस अभिक्रिया अभिकारक के रूप में और क्या किया, प्रतिफल जब बना तो कॉपर अपने जगह से विस्थापित यानी कॉपर अपने जगह से हट गया। तो यानी कि जिंक क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। आगे हम लोग देखेंगे लोग 4 नंबर में इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, इसको द्विविस्थापन भी बोलते हैं लोग और उभय विस्थापन भी बोलते हैं। उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रिया। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि ये आप लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये होता क्या है कि देखिएगा एनसीईआरटी में कहीं लिख दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया या अन्य प्रकाशन का भारतीय भवन को लिखी देखिएगा तो वहाँ पर लिखेगा उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन मत यहाँ पर लिखा विस्थापन है। इसके पहले आप लोग को वियोजन अभिक्रिया को बोल देता आप घटन अभिक्रिया टूट जाना, तो उसमें कंफ्यूजन होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन विस्थापित होने की प्रक्रिया क्या होगा, दोनों में होगा। विस्थापन अभिक्रिया एक उठा दूसरे को विस्थापित अपने बैठ गया, इसको हटाया और बैठ गया। द्विविस्थापन यानी कि डबल विस्थापन की प्रक्रिया होगा, डबल होगा। ये मतलब अगर ये
अगर ये इसको हटा रहा है तो इसमें जुड़े किसी अन्य परमाणु को कॉपर भी विस्थापित कर सकता है। तो उसी प्रकार के द्विविस्थापन रसायन द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है क्या है कि इसमें अपने आयनों का आदान प्रदान करके अपने आयन का आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेकेंड में आप लोग का निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अपने आयनों का यहाँ पर अपने आयनों का आदान प्रदान करके अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक एक नए प्रतिफल के रूप में एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखें तो फेरस यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर फेरस से सल्फेट हो जाएगा और आप लोग का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल आप लोग किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्लों को। सब ये जब ये अपने रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो ये अपने आयन को क्या करेगा एक दूसरे को ये अपने आयन को एक दूसरे को विस्थापित करेगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा लोहा पर प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर लोहा पर हम लोग का 2 प्लस में होता है, सल्फर पर -2 हो जाता है, सॉरी आगे नहीं पीछे लगा -2 हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है -2 चार्ज होता है, यहाँ पर +2 चार्ज होता है। प्लस से 2 हाइड्रोजन प्लस ही होता है ना, हाइड्रोजन क्या करता है देता है, जो ग्रहण करता है याद रखिएगा जो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए किसी अन्य से आप लोग क्या करता है परमाणु को किसी अन्य से आप लोग का आयन को प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है, किसी अन्य से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो होता है उस पर ऋणात्मक निगेटिव चार्ज लगाया जाता है। और जबकि जो अपने आयन को त्यागता है यानी कि देता है, ठीक है, जब अपने आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम देखिएगा मतलब लोहा पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन को प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा लोहा क्या करेगा इसके साथ चला जाएगा, इस पर प्लस इस पर चार्ज, ये वाला क्या करेगा इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं डबल विस्थापन हो रहा है। ये क्या किया लोहा किया कि इसमें उपस्थित जो अणु थे उसको अपने साथ ले लिया और ये हाइड्रोजन क्या किया इसमें उपस्थित जो अणु है उसको अपने साथ ले लिया। और जबकि हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में देख रहे थे ये हटाकर सिर्फ एक अलग ही बना लेता था, लेकिन इसमें क्या होता है डबल विस्थापन, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया या अन्य नाम से विस्थापन किया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान करके रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों का हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका मतलब नहीं कि सबका आयन हम याद करके रखे, नहीं, सिर्फ आप लोग को परिभाषा क्लियर होना चाहिए। परिभाषा और आप लोग का उदाहरण या आप लोग का जो भी डाउट हो क्लियर रहेगा और आपका किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया दे देगा तो आप लोग निसंदेह बता सकते हैं कि ये कार्य है आप लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे लोहा क्या करेगा इनके साथ निकल जाएगा सल्फर ऑक्साइड के साथ, तो ये फेरस सल्फाइड बना लेगा, फेरस से सल्फेट बना, सॉरी यहाँ पर फेरस से सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा फेरस, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये फेरस सल्फेट बना लेगा। तो देखिए आप लोग का लोहा को +2 चार्ज होता है, इस पर -2 लेगा, इस पर +2 बना लिया, आपका एक अन्य धातु तक अपने आयनों का आदान प्रदान किया। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा सल्फर से निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये आप लोग का गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये आप लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार ये आप लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया, आप लोग इसको देख सकते हैं और आप लोग को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप देखते हैं लोग कि यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लिया। अब आप लोग का अगर आगे देखते हैं हम लोग
आप लोग का उपचयन, इसका नाम पता नहीं जाना, उपचयन और उपचयन, सॉरी यहाँ पर उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन को बोलता है ऑक्सीकरण। आप लोग का अन्य किताब में या एनसीईआरटी में तो इस प्रकार लिखा है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आज देखिए उपचयन का मतलब क्या होता है। उपचयन को होता है ऑक्सीकरण, अपचयन को होता है अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, उपचयन को याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसका नाम एक याद रखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आप लोग का साथ साथ होती है। तो अगर हम इसका परिभाषा को समझें तो वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा आप लोग का हाइड्रोजन का निष्कासन हो, या हाइड्रोजन का संयोग हो ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। आवाज पर ध्यान दीजिएगा, लिख लो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो तथा हाइड्रोजन विस्थापित हो, या हाइड्रोजन का जुड़ाव हो ऑक्सीजन विस्थापित हो, वैसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग का एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप एक बात को और भी ध्यान दीजिए लोग, तो ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है। आइए इसका एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं लोग कि किस प्रकार यह अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है। अगर किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुट जाए तो ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, या उससे हाइड्रोजन निष्कासित हो जा रहा है, ये तो ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा लोग। आइए देखते हैं लोग, कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं H2। देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो आप लोग का बना लेगा कॉपर, ये हो जाएगा H2, ठीक, जल बना लेगा कॉपर और जल, अभिक्रिया संतुलित है। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का हुआ विस्थापित हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का हुआ विस्थापित हुआ, तो इससे हम लोग इसको हम देखे ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है, ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है और हाइड्रोजन का हो रहा है जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पर जुड़ा हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर उपचयन की क्रिया होगी। सॉरी, उपचयन की क्रिया हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ठीक है। ऐसा
ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का हो रहा है विस्थापित हो जा रहा है, ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है तो यहाँ पर अपचयन, उपचयन नहीं, अपचयन यानी कि आप लोग का अवकरण, अवकरण, ठीक है। यहाँ से इस में ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन विस्थापित हो जा रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है विस्थापित हो जा रहा है, कि अपचयन की क्रिया हो रही है, अवकरण की क्रिया हो रही है। या तो हाइड्रोजन जुट जाए या ऑक्सीजन विस्थापित हो जाए, वैसी पर की वैसी अवस्था को, उस रिएक्शन को बोलते हैं अपचयन, अपचयन क्रिया, अवकरण अभिक्रिया। दूसरा का देखिएगा लो, इस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार है। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट जा रहा है, तो यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है उपचयन, यानी कि हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, जिसके साथ है ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ा हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन विस्थापित होता है, ऑक्सीजन जहाँ से विस्थापित होता है, अपचयन अभिक्रिया जहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुट रहा है, उसे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। यह अभिक्रिया दो हर परिस्थिति में साथ साथ होती है, यह अभिक्रिया हर परिस्थिति में साथ साथ होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको आगे अब भी है देख लेते हैं। इसमें तो रासायनिक अभिक्रिया को कितनों पढ़िए, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है, ये हर स्टेप तक पढ़ते हैं, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो जितना हमारे लिए काम लायक हो। आगे हम लोग देखते हैं ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, देखिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया का होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें का होता है आप लोग का इसमें अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का भी निष्कासन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप लोग को पहले भी बताए थे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग को श्वसन जब लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर भी भोजन का अपघटित होता है, तो उससे भी हम लोग को ऊर्जा उत्पन्न होता है, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, तो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, वो भी क्या ऐसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये पूछता है, कितना बार पूछ चुका है कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और हम लोग का पेट के अंदर भोजन का होता है अपघटित हो रहा है, छोटे छोटे में टुकड़े में टूट जाता है, तो वहाँ उसको बोल देते हैं। या तो जवाब देना होगा, ऑप्शन में दे देगा कि मनुष्य में या श्वसन की क्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इससे श्वसन की क्रिया के दौरान अगर हम लोग का होता है ऊष्मा प्राप्त होता है, तो ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। यही ऊष्मा हम लोग ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग का बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आगे देखते हैं, जैसे मैं आप लोग अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं लोग तो इसको लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ है ऊष्मा या ऊर्जा भी प्राप्त हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। और आप लोग को भी बताए थे कि ये सूर्य के प्रकाश बोल रहे हैं कि हम लोग का
पेड़ पौधों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनको भी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज पेड़ पौधों में ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, आप लोग का ऑक्सीजन बनता है, ऊर्जा हम लोग भी प्राप्त होता है। हमारे शरीर में भी जब भोजन अपघटित होता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के साथ जल भी हम लेते हैं तो उसमें भी हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसीलिए बोला जाता है शोषण क्या, शोषण कौन सी अभिक्रिया है तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे में हम ले लें मीथेन गैस। अब तो का मीथेन का सूत्र होता है प्राकृतिक गैस होता है, याद रखिए प्राकृतिक गैस होता है, मीथेन गैस एक प्राकृतिक गैस है, ठीक है। मीथेन गैस है एक प्राकृतिक गैस है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं लोग मीथेन गैस को। तो आप लोग भी जानते हैं लोग कि अगर किसी भी वस्तु को जलाना है तो ज्वलन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, आप लोग का ऑक्सीजन उत्तरदायी होता है। किसी ज्वलन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ऑक्सीजन उत्तरदायी होता है। तो ये जब जलता है तो आप लोग का बनाता है आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और आप लोग का जल बना लेता है। आप लोग इसी के साथ में ऊर्जा यानी कि ऊष्मा ऊर्जा या ऊष्मा का निष्कासन होता है, ठीक है। तो आप लोग का देखिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ये 3 हो जा रहा है तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 यहाँ पर 4 अब संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। कई बार पूछा एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि इससे पता चलता है कि अभिक्रिया में या अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए तथा प्रतिफल में कितने परमाणुओं का निर्माण हुआ। इसलिए आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए मीथेन गैस को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, जल यानी कि वाष्प बन के निकल जाता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। आप लोग जानते हो कि प्राकृतिक गैस से भी गाड़ियों को चलाया जाता है, प्राकृतिक गैस से भी गाड़ियों को चला जाता है, यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन उसका होता है और हम लोग का होता है ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की भी क्रियाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को आप लोग का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोले या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी कि जो 10th लेवल तक आप लोग को पूछने वाला है तो यहाँ तक ले बता दिए। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, या अभिक्रिया भी क्लियर हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री का और नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन को लेकर आएंगे, ठीक है। ओके।